हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज के अंदर। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है वेक्टर वाहक। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि वाहक बोलते किसको है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट वेक्टर होते हैं जिनका इस्तेमाल अपन जीन ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। जैसे ये जो टर्म लिखी अपन ने वेक्टर या वाहक के, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी है और जैसे अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर है, वहाँ पर भी इसका अपन जिक्र करते हैं वाहक। वहाँ पे वाहक अलग है, यहाँ पे वाहक अलग है, हालांकि मीनिंग इनका एक ही है। वाहक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा करके छोड़ देना, जहाँ से जैसा का जैसा उठाया वैसा का वैसा दूसरी जगह पे ले जा करके छोड़ देना, उसको अपन वाहक बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई रोग है, अपना मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे रोग के लिए रोग वाहक होता है। तो रोग वाहक क्या करता है, किसी भी पैथोजन को वहाँ से उठा करके दूसरे के शरीर के अंदर ले जा करके छोड़ देता है, या उस रोग को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, उसका संक्रमण करवाता है। वो बड़ा वाहक अपना वहां पे है। यहां पे ये जो वाहक है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन देख रहे हैं, ये क्या करता है, किसी सेल के जीनोम के न्यूक्लियस में से किसी जीन को निकाल करके दूसरी सेल के जीनोम के न्यूक्लियस में वैसा का वैसा ट्रांसफर करके छोड़ देना, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो हमने एक परिभाषा अपने सिंपल तरीके से बनाई है कि वाहक क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। वाहक का मतलब आप ये याद रख लेना एक बार के लिए कि वहन करने का काम करा है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करा है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे अपन क्या ही ले जाते हैं, या तो डीएनए ले जाते हैं या जीन ले जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में या पुनर्योजित डीएनए तकनीक में वांछित जीन को एक जीनोम से दूसरे जीनोम में स्थानांतरित करने वाला जो मध्यवर्ती फैक्टर या कारक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं या वाहक बोलते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, ये इच्छित जीन को, इच्छित मतलब वांछित जीन को, डिजायर्ड जीन को, ये इच्छित जीन को इच्छित जीनोम में स्थानांतरण करवाता है। मतलब एक सेल के न्यूक्लियस में से उस जीन को निकाल करके दूसरे सेल के न्यूक्लियस के जीनोम तक वहां पे पहुंचा देना, उसके लिए अपन एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर या वाहक बोलते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से वाहक का इस्तेमाल अपन करते हैं, तो हमने एक लिस्ट बनाई है। एक साइड में अपन ने लिखा है परपोषी जीव, एक साइड में लिखा है वाहक। अपन ने बायोटेक्नोलॉजी में किस परपोषी जीव के अंदर जीन ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन से वाहक की यहां पे रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो हमने अलग अलग परपोषी जीव लिए हैं। जैसे मान लो कि अपने को जीन ट्रांसफर करवानी है पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर अपने को जीन ट्रांसफर करवानी है, तो अपने पास में वेक्टर के रूप में कौन होगा, तो पादप कोशिका के अंदर अपन को जीन ट्रांसफर करवानी है तो वेक्टर के रूप में अपने पास में होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम का जीवाणु। क्योंकि वेक्टर के रूप में अपन बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए किस वाहक का इस्तेमाल करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम के जीवाणु का। दूसरी इस वेक्टर की खास बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक वाहक होता है। एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो कृत्रिम वाहक है वो PBr 322 है, लेकिन प्राकृतिक की बात करें तो वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम का जीवाणु है। क्योंकि इसको बाहर से कुछ बनाया नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा काम करता है। ये क्वेश्चन एक यहाँ पे ऐसे भी बनाएगा कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम का जीवाणु है, ये करता क्या है, ये द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में ट्यूमर बनाता है, मतलब रोग पैदा करता है। और रोग के अंदर भी जैसे ट्यूमर कौन सी है, एक तो TI प्लाज्मिड होता है इसका, वो तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, वो ट्यूमर करवाएगा। और एक अपना है, ये कौन सा रोग उत्पन्न करवाएगा, ये करवाता है क्राउन गोल, पादपों के रूट के अंदर क्राउन गोल या किरीट पिट्ठी का रोग करवाएगा। एक इसी बैक्टीरिया के अंदर होता है RI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, ये करवाता है रूट हेरी डिजीज, रूट हेरी डिजीज। अब क्वेश्चन क्या बना देखो, सबसे पहले पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए कौन से वाहक का इस्तेमाल करेंगे, आंसर देंगे अपन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम के जीवाणु का इस्तेमाल करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु कौन से पादपों में रोग उत्पन्न करता है, तो आंसर देंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम का जीवाणु द्विबीजपत्री पादपों में रोग उत्पन्न करता है। द्विबीजपत्री पादपों में भी कहां पे रोग उत्पन्न करता है, तो द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों के अंदर ये ट्यूमर
रोग करवाता है, मतलब गांठ बना देता है। अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के पास में दो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। एक होता है टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये पादपों के अंदर क्राउन गोल डिजीज करवाता है। दूसरा होता है आरआई प्लाज्मिड जो कि पादपों की जड़ों के अंदर रूट हेरी डिजीज कोज करवा रहा है। ठीक है। उसके बाद में यदि अपना प्रपोषी जीव जंतु कोशिका हो, जंतु कोशिका के अंदर अपने को जीन स्थानांतरण करवाना हो, तो उसके लिए अपन जिस वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे वो होता है अपना पश्च विषाणु, जिसको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस, जो कि जंतुओं में जीन स्थानांतरण करने का काम करेगा। उसके बाद में जीवाणु कोशिका के अंदर, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा अपन जीवाणु कोशिका के अंदर ही जीन ट्रांसफर करवाते हैं। तो जीवाणु कोशिका के लिए अपन जिस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर भी मुख्यतः कौन सा है, पीबीआर 322। ये पीबीआर 322 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेक्टर होता है और कृत्रिम वेक्टर होता है, क्योंकि इसको बाहर से इकोलाई बैक्टीरिया से साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। जैसे कि मैं आपको यहीं पे बता दूं कि पीबीआर 322, अब इसमें P क्या है, B क्या है, R क्या है, ये 322 क्या होता है। P का मतलब होता है प्लाज्मिड, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B का मतलब है यहां पे बोलीवर, R का मतलब है यहां पे रोड्रीग्यूज, और 322 है इनकी प्रयोग संख्या। मतलब बार बार में अपन ये नाम देखते हैं पीबीआर 322। तो सबसे पहले तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि P4 मतलब ये प्लाज्मिड है, B और R ये यहाँ पे दो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया है, और वो साइंटिस्ट कौन है, बोलीवर और रोड्रीग्यूज नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया है। 322 क्या है, 322 इनकी प्रयोग संख्या है, मतलब इस प्लाज्मिड को बनाने के लिए इन्होंने लगातार 321 बार काम किया, और 321 बार में ये असफल हुए। 322वीं बार के अंदर अभी जो अपन देखने वाले हैं ये प्लाज्मिड तैयार किया गया है, जिसका आज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कृत्रिम वाहक के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद में नोट लगा करके हमने लिखा है कि ह्यूमन जीनोम के लिए जो सबसे अच्छा वेक्टर होता है वो कौन से होते हैं, तो मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए जो अच्छा वेक्टर होता है वो होता है YAC और BAC, मतलब याक और बाक, कई बोलते हैं येक और बेक। YAC मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करेंगे, BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करेंगे मानव जीनोम के लिए। ये सिर्फ नाम याद रखने की मानव जीनोम के लिए जो प्रयुक्त वेक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अपने को आंसर करना है, एक YAC होता है, एक BAC होता है। उसके बाद में वाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। मान लो जिस वाहक का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपन जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें क्लोनिंग करने के लिए अपने पास में उस वाहक के अंदर क्या क्या खास बात होनी चाहिए, कि मतलब अपन सबसे अच्छा वाहक किसको बोलेंगे, कि मान लो जिस वाहक के पास में ये वाली बातें हैं वो अपने लिए उपयुक्त वाहक का काम करने वाला है। तो सबसे पहले उस वाहक के पास में एक होना चाहिए ओराई साइट, और ओराई साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जिसको हमने हिंदी में लिख दिया है प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल। मतलब वाहक के अंदर एक वो जगह होनी चाहिए जहां पे अपन अपनी जीन की जो डिजायर्ड जीन है उसकी फोटोकॉपियां बनवा सके। सबसे पहली विशेषता जो इंपॉर्टेंट है वो ये होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड है वर्ण योग्यक चिन्ह, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं ये क्या करवाते हैं, इस प्लाज्मिड के अंदर या किसी वाहक के अंदर यदि वर्ण यौगिक चिन्ह है तो उससे ये अपने को आइडिया लगता है कि हमने डिजायर्ड जीन को वाहक के साथ में अपने जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद में अपने डिजायर्ड जीन को उस वेक्टर ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, ये चेक करने के लिए वेक्टर के पास में होने चाहिए वर्ण यौगिक चिन्ह या सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तीसरी खास बात होनी चाहिए कि उसके लिए क्लोनिंग के लिए स्थल होने चाहिए, कि कहां पे अपने को डिजायर्ड जीन को जोड़ना है, उसके लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट होनी चाहिए, कि कहां से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा ताकि अपन वहां पे अपने डिजायर्ड जीन को जोड़ सके। उसके बाद में जीन क्लोनिंग करवा के देगा, मतलब जीन की बहुत सारी फोटोकॉपियां निकाल के देगा अपने को, और जो वेक्टर मतलब साइज में छोटा होगा वो सबसे बेस्ट वेक्टर होता है, और उस वेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट होनी चाहिए। मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा है जिसके पास में एक ही पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट है, तो उसके लिए फिर अपने को यह देखना पड़ेगा कि जो अपनी डिजायर्ड जीन है वो कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटी गई है। जैसे मान लो मेरे पास में एक वेक्टर है और इस वेक्टर के पास में मान लो कि एक ही साइट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की,
इको आर फर्स्ट वाली साइड है। और मान लो कि ये जो मेरा डिजायर्ड जीन वाला डीएनए है, डिजायर्ड जीन वाला डीएनए, अब इसको यहां पे जोड़ने के लिए इसके पास में ऐसा होना चाहिए कि ये जो डिजायर्ड जीन को अपन ने काटा था, ये भी इको आर फर्स्ट से ही कटा हुआ होना चाहिए, तभी अपन यहां इस वेक्टर के साथ में ऐड कर सकते हैं, वरना इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि ये एक ऐसा वेक्टर है, इसके पास में अपने पास में ये PVU सेकंड भी है, मान लो कि यहां पे बाम H फर्स्ट भी है, 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट है। तो यहाँ पे अपने पास में 3 चॉइस मिल गई है कि ये इससे भी कटा हुआ हो सकता है, ये डिजायर्ड जीन है वो इससे भी कटा हुआ हो सकता है, ये डिजायर्ड जीन है वो इससे भी कटी हो सकती है। तो मतलब एक वेक्टर के पास में एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर, उसका नाम है PBR 322। लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर सिर्फ 1.5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि PBR 322 का नामांकित चित्र बना के छोड़ दो। ओनली ये डायग्राम बनाया तो 1.5 नंबर अपने को मिले। लेकिन मान लो कि डायग्राम के अलावा इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें पूछ लिए तो अपन वो भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम बनाया अपन, ये किसका बनाया है? ये प्लाज्मिड का बनाया है। अब ये प्लाज्मिड का अपने राउंड शेप के अंदर ही क्यों बनाया है? तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कि प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड होता है जीवाणुओं के अंदर पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और वो जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जीवाणुओं का, वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर शेप के अंदर ही मिलता है। जैसे अपना जो डीएनए है वो कैसा मिलता है? वो लीनियर शेप के अंदर मिलता है। लेकिन जीवाणुओं के अंदर जो डीएनए मिलता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए या द्विरज्जु की वर्ताकार डीएनए मिलता है। तो ये देख सकते हो आप, ये अपन ने 2 रज्जु बनाए हैं, एक रज्जु ये बाहर वाला, एक रज्जु ये अंदर वाला। तो ये द्विरज्जु की वर्ताकार डीएनए है जिसको हम नाम दे रहे हैं प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रख दिया यहां पे PBR 322, जिसमें P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिगोज और 322 क्या है? इसकी प्रयोग की संख्या है कि 322वीं बार इन दोनों साइंटिस्टों ने बनाया, तब जाकर के ये पूरा प्लाज्मिड अपने तैयार हुआ है और आज इसका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अच्छा खासा उपयोग भी किया जा रहा है। अब इस पूरे प्लाज्मिड के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें बनाई है? सबसे पहले इस प्लाज्मिड के अंदर अपन ने लिखा है ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। मान लो इस वेक्टर के साथ में हम हमारे इस डिजायर्ड डीएनए को जोड़ने वाले, मान लो यह डिजायर्ड जीन है अपनी है जिसे अपने को आगे प्रोडक्ट बनाना है। तो इस जीन को जोड़ने के लिए अब मान लो कि पूरे वेक्टर के अंदर मैं इसको कहां पे जोड़ूंगा? जहां पे मेरे को ओराई साइट दिखेगी मैं उसके पास में इसको यहां पे जोड़ने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि इस जीन को उठाया और मैंने यहां पे ऐड कर दिया, यहां पे ऐड कर दिया तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, इसको ओराई वाले रीजन के पास में जोड़ना पड़ेगा मेरे को। तो एक सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या होना चाहिए? एक वेक्टर के पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल होना चाहिए कि वहां पे अपनी डिजायर्ड जीन की फोटोकॉपी अपन निकाल सके। उसके बाद में बाहर की तरफ, इस पूरे प्लाज्मिड के बाहर की तरफ लगभग 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जैसे 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। सबसे बाहर ये जो नाम अपने लिखे हैं, इक्वार फर्स्ट है, क्ला फर्स्ट है, हिंड थर्ड है, बेम एच फर्स्ट है, साल फर्स्ट है, PVU सेकंड है, PVU फर्स्ट है, PST फर्स्ट है। ये 8 के 8 क्या है? इस वेक्टर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट होती है कि इनमें से कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जहां से कट लगाएगा उस कट के ऊपर अपन अपनी डिजायर्ड जीन को या डिजायर्ड डीएनए को ऐड कर सकते हैं। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पूरा पढ़ लिया अपन ने, लेकिन उसके अंदर 1 या 2 नाम अपन ने पढ़े हैं, बाकी के कहां पे है? तो यहां पे 8 रेस्ट्रिक्शन, जैसे मान लो कि अपने से क्वेश्चन ये बोल दे कि कोई 4 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम लिखो, तो ये जो बाहर की तरफ 8 दिखाई दे रहे, जो आपको अच्छा लगे उनमें से आप 4 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम लिख सकते हो। उसके बाद में प्लाज्मिड के अंदर वाली साइड के अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, आप यूं कहें कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होती है, जो AMPR
और टेट आर होती है। मतलब एम्पीसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होती है। अब ये होते हैं, ये इस प्लाज्मिड के अंदर वर्ण योग्य चिन्ह माने जाते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में ये अपना डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, और इस डिजायर्ड डीएनए को मैं ऐड कर दूं यहां टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन के अंदर। जैसे ही मैंने बाहर वाला डिजायर्ड डीएनए यहां पे ऐड किया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर, अब ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था ये पहले प्रतिरोध कर रहा था यहां पे, अब इसका प्रतिरोध खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे अपन ने क्या ऐड कर दिया है, अपने डिजायर्ड डीएनए को ऐड कर दिया है। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ना होकर के टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगी, और जैसे ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगी तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि हमने जो डिजायर्ड डीएनए यहां पे ऐड किया था वो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात का पता करने के लिए यहां पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होती है। उसके बाद में एक होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, आरओपी। मतलब रेप्लिकेशन के टाइम पे जो प्रोटीन भाग लेती है उसका जो कोड वर्ड होता है वो लिखा है अपने आरओपी। अब अपन इस वेक्टर के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यह है एक कृत्रिम वाहक है जिसे इकोलाई जीवाणु से बनाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला वाहक है PBr 322, लेकिन अपने को यह भी देखना है कि PBr 322 प्राकृतिक वाहक नहीं होता है। कैसा वाहक होता है? कृत्रिम वाहक होता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने इसे बनाया है इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक वाहक कौन सा है, तो उस टाइम पे अपने को जवाब देना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस नाम का जीवाणु है। और कृत्रिम वाहक की बात करें तो अपने को बताना है PBr 322 है। यह इकोलाई में क्लोनिंग हेतु वाहक है। मतलब इकोलाई के अंदर जीन की क्लोनिंग करने के लिए PBr 322 का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के लिए। प्रतिबंधन एंजाइम हेतु स्थल, मतलब इस वेक्टर के पास में प्रतिबंधन एंजाइम के लिए स्थल है। अब ये स्थल कितने सारे हैं? 8 स्थल अपन ने यहाँ पे बना रखे हैं, और 8 के 8 जो बाहर नाम लिखे हुए ये यहाँ पे इक्वार फर्स्ट, इंड थर्ड, क्ले फर्स्ट, बेम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PVU सेकंड, PST फर्स्ट। उसके बाद में इस वेक्टर के पास में और क्या है? 2 प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है जो कि अपन देख ही चुके हैं। एक तो एम्पीसिलिन जिसको AMPR लिखा है, एक टेट्रासाइक्लिन जिसको TETR लिखा है। उसके बाद में प्रतिकृतियन का उद्गम ORI। अब क्वेश्चन अपना कई बार ये बनता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कितनी ओराई साइट होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक जीन में प्रोकैरियोटिक जीव में जीन स्थानांतरण करने के लिए जिन वाहक का इस्तेमाल करते हैं उन वाहक के पास में कितनी ओराई साइट होनी चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल, अब अपने इकोलाई की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओराई साइट होती है। और यूकैरियोटिक के अंदर बात करें अपन तो यूकैरियोटिक के अंदर एक से अधिक ओराई साइट पाई जाती है। और लास्ट में अपन ने लिखा प्लाज्मिड प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का जो कोड है उसको हमने बोला है ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये है अपने सिंपल सा डिस्कशन अपने जो किया है वो किया है वेक्टर के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वेक्टर रहता है वो अपना रहता है PBr 322। और अलग अलग परपोषी जीव के लिए अलग अलग अपन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो बातें भी अपन ने कर ली है। छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाएंगे। डायग्राम अलग से पूछेगा तो डायग्राम बना देंगे। वाहक की पूरी बात पूछेगा, वाहक की विशेषताएं पूछेगा तो पूरा का पूरा ये सारा का सारा जो मैटर अपन ने लिख रखा है ये बना देंगे। और PBr 322 का डायग्राम प्लस थ्योरी पूछेगा तो जिसको डायग्राम समझ में आ गया तो यही बात अपन यहाँ लैंग्वेज के अंदर लिख रहे, कोई नई बात तो लिखी नहीं है। हर एक पॉइंट को अपन यहाँ पे नीचे लिख दिया है, तो एक ही बात है ये, ठीक है। तो ये अपना वेक्टर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।